4 मुल्कों की आपने एग्जांपल दी जो वो कुछ कर गुजरे और हम नहीं कर सके, क्या वजह थी जो उन्होंने अचीव किया और क्या उनका बेसिक एक्सपोर्ट के अंदर उन्होंने जो माइलस्टोन को अचीव किया? पॉलिसी का डिफरेंस था, एनर्जी प्राइस का डिफरेंस था, स्टेबिलिटी का मैटर था, क्या बेसिक इंडिकेटर था जिसकी वजह से उन्होंने वो टारगेट अचीव किए जो हम नहीं कर पाए? ग्रो हुई है, सारी चीजें ग्रो हुई हैं, आपका टैक्स कलेक्शन भी ग्रो हुआ, लेकिन आपके मुल्क के साइज से कौमों के मुकाबले में जिनसे आपका मुकाबला मुल्कों के साथ उस साइज में आप नहीं ग्रो कर सके। इंटरनेशनल सिनेरियो जो है ट्रेड के हवाले से बड़ा चेंज हुआ है, तब्दील हुआ है जब से ट्रम्प आए हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में जितनी भी इकोनॉमीज है उनके हवाले से उन्होंने टैरिफ जो है इम्पोज किया है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम पे 19% टैरिफ लगाया है। मेरा ख्याल है अमेरिका ने एक यार्डस्टिक ली, किसी को फेवर नहीं किया। इस किस्म की फैसिलिटेशन जो है वो इंश्योर की है फील्ड मार्शल ने बिजनेस कम्युनिटी। तो मैशियत का पहिया चलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। एंड बाहर से इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब आपके अपने घर में चिरागा होगा, जब आपका अपना बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर इस मुल्क में सनतकारी करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, कोई भी मुल्क हो उसकी मौशी तरक्की के अंदर उसकी मसनूआत की एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पाकिस्तान जिसको कभी करंट अकाउंट खसारे का सामना रहता है, कभी और मसाइल का सामना, हमें आलमी इदारों के पास जाना पड़ता है, अपनी फाइनेंशियली अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हमें भारी कर्ज लेना पड़ते हैं, जिसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारी इंपोर्ट अक्सर ज़्यादा रहती हैं और हमारी एक्सपोर्ट जो सेक्टर हैं मुख्तलिफ मसनूआत एक्सपोर्ट करने वाले उन्हें बेपनाह मसाइल का सामना रहता है। ताहम रिसेंटली जो पाकिस्तान ने मौशी इशारियों में बेहतरी हासिल की उन मसनूआत के एक्सपोर्ट के अंदर आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जो गुज़श्ता माली साल क्लोज हुआ, जिसके अंदर हमने देखा तकरीबन 18 अरब डॉलर की हमने आफ्टर मनी एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव किया, जिसके अंदर ईयरली बेसिस के ऊपर 7 से ज़्यादा जो ग्रोथ थी वो रिकॉर्ड की गई, 7% से ज़्यादा। सवाल ये है कि जहाँ पे इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसको 35-40 अरब डॉलर तक ले जाने की बात की जाती है, लेकिन रुकावटें क्या हैं? आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन को पॉलिसी लेवल के ऊपर, एनर्जी के लिहाज से और उसके साथ दीगर क्या मसाइल हैं, और ये शुबा एक्सपोर्ट का बिलखसूस टेक्सटाइल का ये पाकिस्तान के हालात को मजीद कैसे बेहतर बना सकता है? तो इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करने के लिए हमने इन्वाइट किया है चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद साहब को। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक्सक्लूसिव वेव्स को अपना वक्त दिया। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपके प्रोफाइल के बारे में। आपने तलीम बाहर हासिल की, ज़्यादा आपका बाहर रहे, और बाहर कारोबार करना बहुत आसान है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म होती है, फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट नहीं आता। लेकिन वहाँ पर जब पल बाहर कारोबार करने के बाद पाकिस्तान आकर यहाँ पर दोबारा अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने का फैसला क्यों किया, और फिर एफ्टमा के अंदर जिसको बहुत से पूरी अपनी एसोसिएशन के बहुत से चैलेंज को देखना पड़ते हैं, उसकी सरबराही भी करना पड़ी, पाकिस्तान में बिजनेस और फिर एफ्टमा के अंदर आने का रोल और ख्याल कैसे आया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जब बंदा पाकिस्तानी होता है तो उसके रूट्स तो होते हैं। तो ये मेरे वालिद साहब ने 86 में डिसीजन लिया था कि मेरी इधर बेस होनी चाहिए। इस्लामाबाद में बाहर जाने के बाद वो वापस इस्लामाबाद आए थे। यहाँ उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट इस्टेब्लिश करके कमर्शियल बिल्डिंग्स और इस तरह फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गया। एंड मुझे फ़ख्र महसूस होता है ये कहते हुए कि शायद पाकिस्तान के टेक्सटाइल हिस्ट्री में ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने 3 मिलें एट ए टाइम लगाई। 86 में उसका आगाज़ किया, 88 में आगाज़ किया और 1990 में उसे रिकॉर्ड 2 साल के टाइम में कमर्शियल प्रोडक्शन में लिया है। सो उस फैसले पे अगर आप 1990 से आज सन 2025 में जाएं, अफसोस नहीं होता, लेकिन कभी कभार दुख ज़रूर होता है कि क्या कुछ हो सकता था। एंड ज़ातियात से निकल के अगर आप एक नेशनल कैनवस पे सोचें तो पाकिस्तान का क्या पोटेंशियल है और क्या पोटेंशियल हो सकता था। एंड वही आप अगर बांग्लादेश में देखें, इंडिया में देखें, वियतनाम में देखें, चाइना में देखें, तो आपने इन्हीं के साथ कंपेयर करना ना अपने आप को। आप अपने आप को इंग्लैंड के साथ, जर्मनी के साथ, अमेरिका के साथ तो नहीं कंपेयर करेंगे। तो अगर आप इन पड़ोसी हमसाय मुल्कों के साथ कंपेयर करें तो सर कोई ऐसा जवाज़ नहीं है, ऐसी वजह नहीं है कि हम उस मकाम पे क्यों ना पहुंच सके या क्यों नहीं अभी भी पहुंच सकते। जो बांग्लादेश ने अचीव कर लिया, जो इंडिया ने कर लिया, वियतनाम ने कर लिया, चाइना ने कर लिया, श्रीलंका एक जजीरा होके कर गया। तो सर इसमें मैं समझ रहा हूँ बहुत ये एक लम्हा फ़िक्रिया और
गौर करने वाली बात है, चूँकि पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है। पाकिस्तान जो है दुनिया का 5वां एंड मे बी दुनिया का चौथा लार्जेस्ट मुल्क हो। 5वां तो ऑफिशियली है। अगर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर निकालें तो उसमें इंडिया, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान है। सो हमें अपने लोगों को काम पे लगाना है। इतनी जो आपकी बर्जनिंग पॉपुलेशन है, हर साल 3-4% से आपकी जो आबादी ग्रो हो रही है, अगर आप उसको काम पे नहीं लगाएंगे तो आप ये जो ऑफिशियल सेंसस 25.5 करोड़ का है, इन लोगों का करेंगे क्या? सनतकारी को पाकिस्तान में किसी ने कोई तरजीह नहीं दी, परवाह नहीं दी, चाहे सनतकारी हो चाहे तिजारत हो। ये तिजारत तो पैगंबरों का पेशा है, तो इसको अगर आप नहीं तरजीह देंगे, अगर आप ये गेट रिच क्विक स्कीम्स में, फ्रॉड स्कीमों में आपने कौम को मुलव्वस रखा हुआ है, इनसे खुदारा निकालें। लोगों को मैं समझता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में सनतकारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, अपनी इंपोर्ट घटाने के लिए आप अपनी ज़राअत को ठीक करें। इन चीज़ों को अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप मुल्क को किस तरफ लेके जाएंगे? उसका आपने यहाँ पे ज़रूर बताते जाइएगा जिन 4 मुल्कों की आपने एग्जांपल दी, जो वो कुछ कर गुजरे हैं और हम नहीं कर सके, क्या वजह थी जो उन्होंने अचीव किया, और क्या उनका बेसिक एक्सपोर्ट के अंदर उन्होंने जो माइलस्टोन को अचीव किया? पॉलिसी का डिफरेंस था, एनर्जी प्राइस का डिफरेंस था, स्टेबिलिटी का मैटर था, क्या बेसिक इंडिकेटर था जिसकी वजह से उन्होंने वो टारगेट अचीव किए जो हम नहीं कर पाए? मैं इसमें ना आपके ऑडियंस की आसानी के लिए मैं बांग्लादेश का एग्जांपल ले लेता हूँ। सन 2008 में पाकिस्तान की और बांग्लादेश की दोनों की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तकरीबन एक बराबर थी, $8 बिलियन, एंड दोनों का एक्सटर्नल डेट तकरीबन एक बराबर था, $16 बिलियन। सन 2008 से सन 2024 तक बांग्लादेश ने हर साल अपनी एक्सपोर्ट $2 से $3 बिलियन बढ़ाते वो $8 बिलियन की एक्सपोर्ट सन 2008 से $47 बिलियन की एक्सपोर्ट सन 2024 में पहुंच गया। हम $8 बिलियन की एक्सपोर्ट सन 2008 से बढ़ाते एक दफ़ा 2022 में $19.3 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे आए, फिर हम माजी के 2 सालों में 16.5 16.6 पे गिरे, फिर हमने इस माली साल में उसको वापस $17.8 बिलियन पे लेके गया। जो हमारा $8 बिलियन का कर्जा था उसको हम इज्तिमाई तौर पे, मेरे पास तो एग्जैक्ट फिगर भी नहीं है कि वेदर $150 बिलियन है या $230 बिलियन है, इंटरनल एक्सटर्नल कर्जों पे लेके चले गए। एक्सटर्नल 130 बिलियन। सो मतलब ये अब देखें ना, अगर एक्सटर्नल 130 बिलियन है एंड जितना हमारा एक्सटर्नल है उससे अगर मिलता जुलता आखिरी फिगर कुछ $70 बिलियन का था इंटरनल भी अगर तकरीबन वही पहुंच गया, तो फिर हमने ये पिछले 15 सालों में क्या किया? पिछले 15-18 सालों में एक्चुअली जो आपका ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, आपकी ट्रेड होनी चाहिए थी, आपकी ग्रो हुई हैं, सारी चीज़ें ग्रो हुई हैं, आपका टैक्स कलेक्शन भी ग्रो हुआ है, लेकिन आपके मुल्क के साइज से कौमों के मुकाबले में जिनसे आपका मुकाबला मुल्कों के साथ, उस साइज़ में आप नहीं ग्रो कर सके। तो सर ये आपका इंटरेस्ट रेट रीजन में सबसे हाईएस्ट है, आपका बिजली का रेट रीजन में सबसे हाईएस्ट है, आपकी टैक्सेशन रीजन में सबसे हाईएस्ट है। ये बाकायदा मेरे पास आज़ाद शुमार हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप वियतनाम के साथ कंपेयर करें, इंडिया के साथ करें, बांग्लादेश के साथ करें, आपके प्रोग्राम में मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि जो खाली आपका सिर्फ और सिर्फ जो फेवरेबल स्टेटिस्टिक है कि आपकी लेबर कॉस्ट कम है दूसरे मुल्कों से, वरना आपके बाकी जो फिगर्स हैं वो सारों से ज़्यादा है। आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस वक्त काइबर 11%, इंडिया में है 5.5%, बांग्लादेश में है 10%, वियतनाम में 4.5%, श्रीलंका में है 7.25%, इंडोनेशिया में है 5.25%, कंबोडिया में 3%। आपका बिजली का टैरिफ इस वक्त 16 सेंट से गिर के एक दफ़ा 10.25 सेंट पे आया था, अब आप वापस 12 सेंट पे चले गए। यानी कि आसान लफ्ज़ों में आप 45-46 रुपए के सनती टैरिफ B3 पे चले गए थे। और बांग्लादेश में क्या है? आपके पास जो 45 रुपए का टैरिफ था वो गिर के एक दफ़ा 29.5 रुपए पे आया, टारगेट 25 रुपए का था, वो वापस 34-34.5 रुपए पे चला गया, जो कि तकरीबन 12-12.25 सेंट बनते हैं। इंडिया में इस वक्त 8 से 9 सेंट है,
बांग्लादेश में तकरीबन 9 से 10 सेंट है, वियतनाम में 8 सेंट है, श्रीलंका में 6 सेंट है, इंडोनेशिया में 7 सेंट है। अब आ जाते हैं गैस आपने तो क्या इंडस्ट्री की बिल्कुल बंद करा दी। बाकी मुल्कों में तकरीबन $7.25, कहीं पे $9 और इंडोनेशिया में $6.5 से $7। तो पाकिस्तान में 15.36 जी, पाकिस्तान में $15.36 जैसे मुस्तफा साहब ने कहा। सो मतलब इन चीज़ों के साथ अच्छा आपकी टैक्सेशन भी रीजन की सबसे हाईएस्ट है। तो इन फैक्टर्स के साथ कम्पीट करना, उसके बावजूद कैसे कम्पीट किए तीनों मुल्कों का? सर नहीं, उसके बावजूद अपनी मार्केट हमने सिक्योर की हुई है, यूरोपियन मार्केट है, अमेरिकन मार्केट है, $18 तक एक्सपोर्ट। देखिए यूरोप में तो आपकी गुड लक के माजी में आपको GSP प्लस मिल गया। तो GSP प्लस मिलने के बाद पहले रवायती तौर पे अमेरिका आपकी सबसे बड़ी मार्केट थी। अब 29 मुल्क का यूरोपियन यूनियन जो कि 27 मुल्क का शायद होता था, तो 29 का वो आपकी सबसे बड़ी मार्केट बन गई है, जहाँ 37% आपकी एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन जाती है, 32% आपकी अमेरिका जाती है। तो उस प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट GSP प्लस जिसे कहते हैं, बहुत फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को, जो 2014 से 2024 तक चला है, अभी 3 साल के लिए एक्सटेंड हुआ है। अब उसमें यूरोपियन यूनियन आपसे कंप्लायंस टू 27 कन्वेंशंस मांगती है। उसमें काफ़ियों पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों ने काम भी किया, खामखा मतलब हुकूमत पर तनकीद की जाए, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। एंड उसकी मज़ीद एक्सटेंशन तब होनी है जब आप उनकी बाकी कंप्लायंसेस, ह्यूमन राइट्स की, कुछ और चीज़ों की पूरी करें। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब इंटरनेशनल सिनारियो जो है ट्रेड के हवाले से बड़ा चेंज हुआ है, तब्दील हुआ है जब से ट्रंप आए हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में जितनी भी इकॉनमीज़ हैं उनके हवाले से उन्होंने टैरिफ जो है इम्पोज किया है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमने 19% टैरिफ लगाया है, 10% सब पे लगा है। तो अगर देखा जाए नेट तो 9% लगा है। इसी तरीके से इंडिया पे 50% लग गया, जो कि आपकी कंपीटिंग इकॉनमी में से एक इकॉनमी है। ऐसे ही बांग्लादेश पे 20% लग गया, वियतनाम पे भी 20% लग गया है। आपको 1% का एज मिला है। लेकिन आपने जो फरमाया है कि हमारी जो इनपुट कास्ट है बिकॉज ऑफ रीजनल कम्पिटिटिव जो एनर्जी टैरिफ है उसमें हम मार खा रहे हैं। उसकी वजह से डिस्काउंट रेट की वजह से आपको ये जो 1% का जो लाभ मिला है, फ़ायदा मिला है, क्या ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आपकी जो पाकिस्तान के जो अंदरूनी जो हैं आपकी मामलात हैं, जिसकी वजह से EFC एक स्कीम थी, उसको सही EFS सॉरी, हाँ जी, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, उसका प्रॉपर जो है इस्तेमाल भी नहीं हुआ और प्रॉपर उसको नाफिज भी नहीं किया गया। तो उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और इस वक्त आपकी 120 स्पिनिंग मिल्स और 800 जिनिंग फैक्ट्रीज जो है बंद पड़ी हुई हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं? दूसरा, आपके मुल्क में काटन जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत ही नॉमिनल रह गई है, 5.5 मिलियन बेल्स है, और पिछले साल तकरीबन आपने $4 बिलियन की इंपोर्ट की है। तो इस वक्त आप कितनी इंपोर्ट करने जा रहे हैं? तो ये सारे मामलात हैं। इन मामलात को मद्देनजर रखते हुए क्या आप US की मार्केट जो आपने जितनी कैप्चर की हुई है, मिसाल के तौर पर $5.1 बिलियन या $6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं आपकी, तो क्या आप उसको मेंटेन कर पाएंगे? क्या आप फ़ायदा उठा सकेंगे? जो इंडिया ज़ाहिर है वो स्पेस आपको इंडिया की मिलेगी क्योंकि उन पे 50% का टैरिफ लग गया है और दूसरे पे 1% आपसे ज़्यादा है। क्या आप उससे फ़ायदा उठा पाएंगे इन हालात को, इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए? सर आपने माशाल्लाह बड़ा वसी सवाल पूछा है। पहले तो मैं इसके 2 बड़े लाइट आंसर्स देता हूँ। किसी और की तबाही हमारी खुशहाली, एंड दूसरा, जैसे मैंने हमारी इनफॉर्मल गुफ्तगू में कहा कि भगत सिंह कहता था कि दिल्ली को बड़ा ऊंचा सुनाई देता है। सही है। तो जो पहली बात है वो ये कि जो इंडिया पे 25 इस्लामाबाद की भी बात कर लेना कि इस्लामाबाद को ऊंचा सुनाई देता है कि नहीं? आप इस्लामाबाद को सर बहुत ऊंचा सुनाई देता है। अच्छा। हद से ज्यादा ऊंचा सुनाई देता है और बार बार सुनाना पड़ता है। जो तो पाकिस्तान को 19% लगा है, आई थिंक हम ऐसी पोजीशन में है कि हम कहें कि नहीं अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरा ख्याल है अमेरिका ने एक यार्ड स्टिक ली, किसी को फेवर नहीं किया। हालांकि आई फील कि चूंकि हमारी पिछले साल की $5 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, जिसमें अगेन
$3.9 बिलियन टेक्सटाइल कैटेगरी की एक्सपोर्ट थी और हमारी $2.1 बिलियन की इंपोर्ट थी, जिसमें अगेन 810 से 830 मिलियन डॉलर गालबन टेक्सटाइल कैटेगरी थी, जिसमें लाइन शेयर अमेरिकन कॉटन का था। हमारा डेफिसिट उनके साथ इन्हीं आज़ादो शुमार पे बन जाता है $2 बिलियन। बांग्लादेश का या 6 है या 7.8 है, वो भी थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन मार्क है, हमसे 3 गुना ज़्यादा है। इंडिया का $48 बिलियन, वियतनाम का 123 बिलियन, चाइना का 296 बिलियन। तो इस मैट्रिक्स पे हमें मिलना चाहिए था 15 से 17%। अच्छा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें मिल गया 19%। बांग्लादेश आपका कहने का मतलब यह है कि जो हमारी नेगोशिएटिंग टीम थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, या उन्होंने आप लोगों से इनपुट नहीं ली थी मुनासिब। एज ए बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स, आपका कोई नुमाइंदा जो था वो दैट शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ द parleys which were held in the Washington. ऐसा होना चाहिए था। इनपुट ली गई थी वॉशिंगटन में। क्या हुआ, या टीम ने आई एम श्योर काफ़ी कोशिश की होगी। हमारे उधर जो एम्बेसडर साहब हैं, रिजवान अहमद साहब, प्लस हमारे वज़ीर ख़जाना साहब औरंगज़ेब साहब, प्लस जवाद पॉल साहब सेक्रेटरी कॉमर्स, एंड हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जाम कमाल साहब, ये कई दफ़ा गए एंड एंड में इन तीनों ने जो नेगोशिएट किया, आई एम श्योर इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की ज़रूर। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जो अमेरिकन साइड बैठी है उनका फार्मूला अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। अगर तो 15 से 17 में मिल जाता तो ये जितनी हमने प्रोग्राम की शुरू में हाई कॉस्ट ऑफ बिजनेस की बात की है फ्रॉम पाकिस्तान, वो कवर हो जाती या मिटिगेट हो जाती टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब चूंकि हमें मिला है 19, बांग्लादेश को मिला है 20, वियतनाम को मिला है 20, एंड बाकी कुछ और मुल्क थाईलैंड और इंडोनेशिया को भी 19 मिला है। लेकिन हमारा मुकाबला ज़्यादा है बांग्लादेश और वियतनाम से। इंडिया अगेन वही बात है ना, किसी और की तो भाई तुम्हारी खुशहाली है कि उनको 25 जमा 25 मिल गया तो वो नेगोशिएट कर सकते हैं। अभी हमें इस पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, शामियाने नहीं बजाने चाहिए। अभी 3-4 हफ्ते के अंदर देखते हैं कि मोदी साहब अमेरिका जाके क्या गुल खिलाते हैं या उनको कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं। हमें इस वक्त अपना घर ठीक करना है, हमें अपना घर सीधा करना है। वियतनाम 123 बिलियन डॉलर के डेफिसिट के साथ अगर 20% ले सकता है, बांग्लादेश 6 बिलियन से 7.8 बिलियन के डेफिसिट के साथ अगर 20% ले सकता है और हमें 19% मिला है, तो मेरा ख्याल है हमें अब अपना इंटरनल घर के अंदर का होमवर्क करना है, जिसमें हमें अपने इंटरेस्ट रेट को, अपनी एनर्जी कॉस्ट को, अपनी टैक्सेशन को एड्रेस करना है। माना कि हम एक कड़े IMF प्रोग्राम में हैं जिसमें अभी 11 महीने निकले और 26 महीने रहते हैं। मुझे अब एग्जैक्टली श्योर नहीं है हमारा ये 22वां प्रोग्राम है या 23वां, आप बेहतर बता सकते हैं जो इन चीज़ों को रेगुलरली कवर करते हैं। लेकिन हमारे पास सर अब 26 महीने रह गए हैं इस प्रोग्राम में। अगर इन 26 महीने या 2 साल को में हमने ये चीज़ें एड्रेस ना की, सनतकारी को परवान ना दिया, लोगों को काम पे ना लगाया, बिजली का नर्ख, सूद की शरह, इन चीज़ों को ना ठीक किया वॉर फुटिंग बेसिस पे, तो फिर सर इससे अगले IMF प्रोग्राम की भी आप तैयारी कर लें जो कि पिछले से ज़्यादा सख्त, कहीं ज़्यादा सख्त और कड़ा होगा और उसकी शराइतें और ज़्यादा मनफी होंगी इस मुल्क के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है वो आने वाले दिनों में ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, बरक रफ्तारी से तेज़ हो जाएगा, या इसमें रुकावट आएगी और ये रुक जाएगा और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा? ये आपको कहीं से उम्मीद है? आपकी पिछले दिनों तमाम जो बिजनेस एमिनेंट बिजनेसमैन थे उनकी मुलाकात भी हुई फील्ड मार्शल से, वहाँ पे आपने किस किस्म की ये बातें आपने, मेरा ख्याल में ये डेफिनेटली ये जिक्र किया होगा कि हमारा डिस्काउंट रेट कम होना चाहिए, और मुझे उन दिनों में लिखा भी है, आप मुख्तलिफ जो रहनुमा थे उनकी हमने एक्स पे ट्वीट्स भी देखी कि ये 6% होना चाहिए या 6.5% होना चाहिए, लेकिन वो वहीं का वहीं रहा और 11% पे ही रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब डिस्काउंट रेट वो नहीं कम हो रहा और फिर दोबारा इन्फ्लेशन ने बढ़ना शुरू कर दिया है, तो आने वाले दिनों में फिर ये जो सिनारियो ये कैसा होगा और किस किस्म की फैसिलिटेशन जो है वो इंश्योर की हैं फील्ड मार्शल ने बिजनेस कम्युनिटी को?
ये थोड़ा सा बता दें। जी, जो तो हमारी थी मीटिंग फील्ड मार्शल साहब के साथ, गौहर एजाज साहब की सरबराही में, जो हमारे पेट्रन इन चीफ हैं, सब चेंबर्स की और एप्टमा की, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, वो बड़ी पॉजिटिव एंड बड़ी मुस्बत थी। एंड एट द हाईएस्ट क्वार्टर इन दिस कंट्री रियलाइजेशन है कि मईशत का पहिया चलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। एंड बाहर से इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब आपके अपने घर में चिरागा होगा, जब आपका अपना बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर इस मुल्क में सनतकारी करेगा। अब उस सनतकारी करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी को साथ देना है, ब्यूरोक्रेसी को इस चीज़ को समझना है, यानी कि इस्लामाबाद को, कि ये जो हमारे शॉर्ट लिफ्ट गेन्स हैं, रेमिटेंस ज़्यादा आ गई, ये शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी है। हमें देखना है कि क्यों हमारी इज्तमाही एक्सपोर्ट $32 बिलियन पे, जबकि टेक्सटाइल 17.8 पे। खाली टेक्सटाइल शॉर्ट टर्म है। जब आप इसको प्रॉपर इंसेंटिवाइज करें, हम कोई सब्सिडी रिबेट नहीं मांग रहे, लेकिन हमने इस मुल्क में 8 से $12 बिलियन पे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जाते देखिए, हमने 12 से 19.3 पे भी जाते देखिए, फिर 19.3 से पिछले 3 सालों में गिरते हुए 16.5, पौने 17, फिर इस साल 17.8 पे देखिए। इसको क्यों नहीं 19.3 से 25 से $30 बिलियन पे हम लेके जा सके? ये मैं समझ रहा हूँ एक नेशनल इज्तिमाई फेलियर है। अब क्या ऐसी हर्डल्स हैं और इनको क्यों नहीं एड्रेस किया जा रहा? एक तरफ आपने 700 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रख दिया, आपने 1650 अरब का PSDP डिक्लेयर कर दिया। आप क्यों नहीं बांग्लादेश की एग्जांपल देखते कि वो सड़कें और अंडरपासेस अब बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले लोगों को काम पे लगाया है। वो हर घर में डिस्पोजेबल इनकम उन्होंने बढ़ाई। क्यों नहीं आप चाइना के मॉडल को अडॉप्ट करते हैं? ये आप चीज़ें करेंगे तो ये बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। तो सर ये सारी बातें आपने सेंसिटाइज की थी। मेरा कहने का मतलब ये है किस किस्म की याद दहानी करवाएगी और क्या टाइम फ्रेम है कि वो जो है आपकी डिमांड जो है वो मीट हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि मैं कहना चाह रहा था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कमाऊ पूत होते हैं, और जो कमाऊ पूत है उसकी जो ज़ाहिर नखरे भी होते हैं, और उसकी जो है उस हवाले से जहाँ पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट लाबी है वो इतनी स्ट्रांग लाबी है कि वो सारे के सारे इंसेंटिव्स वो ले जाते हैं। और जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल है वो जो है ना रिटार्ड होना शुरू हो जाता है, उसमें यानी एक्सेलरेशन नहीं आती रिक्वायर्ड जो होनी चाहिए, तो वो नहीं आ पाती। तो इस वक्त जो है इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आप हमें बताएं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। और दूसरा ये हमें बताएं कि जब भी बात आती है, जाहिर है हमने चाइना के साथ FTA 1 किया सर, FTA 2 किया, मलेशिया के साथ किया हुआ है, इंडोनेशिया के साथ हमने किया हुआ है, अब सुना अफगानिस्तान से भी करने जा रहे हैं। तो इनके आज तक हमें क्या फ़ायदा पहुंचा है? हमारी जो एक्सपोर्ट है, अब जो चाइना है, चाइना का इंडिया के साथ बड़े टेंस ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं उनका देख रहा था कि तो जो उनका 128 बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड है, और उनकी जो एक्सपोर्ट है हालांकि बड़े टफ हैं, तो उनकी जो एक्सपोर्ट है इंडिया की वो 16 बिलियन डॉलर्स की है। हमारी एक्सपोर्ट जो है बड़े हमारे शानदार ताल्लुकात हैं उनके साथ। FTA 2 में भी उन्होंने हमें काफ़ी रिलैक्सेशन दी है। तो जो FTA 2 को भी हम जो मटेरियलाइज नहीं कर सके, और हमारी सिर्फ 2.38 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, और वहाँ की जो इम्पोर्ट्स हैं चाइना की वो 16 बिलियन डॉलर्स की हैं। तो ये एक हमारे पास मार्केट इसको कैप्चर नहीं कर पाए। क्या हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं रिस्क नहीं लेते? क्या हमारे एंटरप्रेन्योर्स के पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है? क्या वजूहत हैं, ज़रा हमें बताएं कि अब दोबारा हमारे जो जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए, वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स भी होगी, तो वो भी शायद ट्रेड के हवाले से भी बात करें। किस किस्म की वो कंसेशन मजीद आपके लिए लें कि आपका जो है एक्सपोर्ट उधर बढ़े? सर आपका माशाल्लाह सवाल बड़ा लंबा है, मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूँगा। देखें, चाइना पाकिस्तान का एक आयरन क्लैड फ्रेंड है, एंड चाइना को इंटरनेशनल सबसे पहला मुल्क, वन ऑफ द कंट्रीज टू रिकग्नाइज भी पाकिस्तान था, और इसलिए चाइनीज़ पाकिस्तान के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और वो चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात बड़े एक बड़े अच्छे मकाम पे हैं। सर प्रॉब्लम ये अगेन फिर हमारे एंड पे है, उनके एंड पे नहीं है। वो इधर आना चाह रहे हैं, वो इधर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन फिर बात वही चली जाती है आपके पहले सवाल पे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस
हाई इंटरेस्ट रेट, हाई एनर्जी रेट, हाई टैक्सेशन, ज़ीरो इंसेंटिव्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, तो फिर वो टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? जो सीपैक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आनी चाहिए थी, चाइनीज़ इंडस्ट्री इधर लगाते एंड यहाँ से प्रोडक्ट बना के सस्ती लेबर कॉस्ट का एडवांटेज लेके, हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट है 40,000 रुपये बेयर मिनिमम, उसको आप 282 से 283 से तकसीम करें तो तकरीबन 140-42 डॉलर बनती है। चाइना में कम से कम वेज 800 एंड मैक्सिमम 1500 डॉलर है एंड वहाँ पे वर्क फोर्स भी, चूँकि वहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी है, वर्क फोर्स भी उतनी अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में, तो उन्हें पाकिस्तान आने का चाम बहुत ज़्यादा है। इंडिया बहुत हाई टैरिफ हैं और बड़े बैरियर्स टू एंट्री हैं। इंडिया जितना लगता है ना शाइनिंग इंडिया, उतना इंडिया है नहीं। जी। जब हमारा भी इंडिया के साथ फ्री ट्रेड था 2008 से लेकर 2018 तक, तो हमने अपने बॉर्डर उनके लिए खोल दिए थे, वेदर कराची वेदर वाघा। इंडिया ने कभी भी अपने बॉर्डर आपके लिए 0% ड्यूटी पे नहीं खोले थे। वो कभी कभार 0 करते थे अगर उन्हें सीमेंट चाहिए होता था, कोई और चीज़ चाहिए होती थी जो उनके पास शॉर्ट हो जाती थी, वरना इंडिया में वॉलमार्ट रिस्ट्रिक्टिव रजीम है, बैरियर्स बहुत है। अमेज़न भी वहाँ जाके निकल आया, वॉलमार्ट भी वहाँ जाके फ्लॉप हो गया। अल्टीमेटली उनके जो जितने उनके बिजनेसेस हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उनको बहुत ज़्यादा टैरिफ प्रोटेक्शन है। हमें यहाँ पे कोई टैरिफ प्रोटेक्शन नहीं है। ये जो आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, इस पे हमने इस एक स्कीम बनाई को ऑथर की, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के नाम से, और उसका सारा पर्पस ये था कि जो पूरी एक्सपोर्ट से मुंसलिक चेन है, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो एक स्पिनिंग वाला, वीविंग वाला, निटिंग वाला, या एक जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, वो कोई भी चीज़, चाहे कॉटन है, चाहे यार्न है, चाहे फैब्रिक है, इंपोर्ट करें बगैर जीएसटी के और उससे वैल्यू ऐड करके री एक्सपोर्ट करें, ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े एंड एक्सपोर्टर एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर सारी एक चेन बन के चलें। बदकिस्मती से उस चेन को अब्यूज किया गया एंड साहब का चेयरमैन एफबीआर ने उसमें से बगैर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को निकाल दिया, इंपोर्ट वाली स्टेज खुली रखी, इंपोर्ट वाली स्टेज उन लोगों के लिए खुली रखी जो माल मंगा के री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड डोमेस्टिक जो जीएसटी फ्री की थी ताकि एक स्पिनर वीवर को, वीवर निटर को, या वीवर डाइंग फिनिशिंग गारमेंट वाले को जो है वो उस पर 18% लगा दिया डोमेस्टिक सप्लाई चेन एंड इंपोर्ट स्टेज पे जीएसटी फ्री। एंड जो नंबर ऑफ लाइसेंसेस थे पुरानी स्कीम्स में, वो इसमें 4 गुना ज्यादा बांट दिए गए। अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा फ्रॉड पेशावर कलेक्ट्रेट एंड कराची कलेक्ट्रेट में हुआ एंड सफर सारे मुल्क ने किया। सही अरबों खरबों की चोरी हुई, उसमें फ्रॉड हुआ, खासतौर पे आयरन स्क्रैप, मेटल स्क्रैप 350 अरब की उसमें टैक्स एवेजन हुई। एंड कई ऐसे केसेस हैं बगैर डिटेल में जाए कि जहां स्कीम को मिसयूज किया गया। ये चेक्स एंड बैलेंसेस रखना ये प्योरली एफबीआर का काम था, ये हमारा तो नहीं था ना, हम तो वॉच डॉग नहीं है। दूसरी चीज, जब हमारी मुलाकात हुई एफबीआर से एसआईएफसी के दफ्तर में 2 दिन बाद फील्ड मार्शल साहब वाली मुलाकात के, तो उसमें मौजूदा चेयरमैन एफबीआर की अपनी ज़ुबानी है कि टैक्स नेट में 30,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, जबकि उन्होंने डिस्को से चेक किया तो 3,60,000 से 3,70,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस रजिस्टर्ड हैं। के इलेक्ट्रिक को मिला लें कोई तो ये नंबर तकरीबन 4.5 लाख इंडस्ट्रियल कनेक्शंस पे जाता है। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि इनका ये जो या तो बंद पड़े हैं या जो चल रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाना प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या सनत का काम नहीं है, ये एफबीआर का काम है। एफबीआर वहाँ पे चेयरमैन एफबीआर ने ये भी कहा, उन्होंने कहा अगर ये 30,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शन आने वाले 5 साल में 60 से 70,000 तक चला जाता है तो आपका 18% जीएसटी 11-12 पे आ सकता है। तो सर अब इनको रजिस्टर करना, टैक्स नेट में लाना, ट्रेडर को टैक्स नेट में लाना, ये आप एफबीआर अपना काम करता नहीं है। फिर आप मजबूरन आईएमएफ के पास जाते हैं, फिर आईएमएफ जाहिर है एक लेंडर है ना, आप एक बैंक से कर्जा लेने जाएंगे, वो आपसे 10 कागजात साइन कराएगा, और अगर आप मजबूर होंगे तो आप सोचे समझे बगैर वो 10 कागजात साइन करेंगे। अब उन 10 गिरवी रख देंगे, घर भी गिरवी रख देंगे। अब उस सारे का नतीजा ये है कि आपने सैलरीड क्लास
रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री पे सारा बोझ डाल दिया, एंड जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है एंड जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको आप टैक्स नेट पे नहीं ला रहे। ये जरा पॉइंट यहाँ पे जरूर ऐड कीजिएगा, पाकिस्तान की मौशी तरक्की में, रोजगार की फ्राहमी के अंदर एप्टमा का जो रोल है वो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और इसको मजीद इस रोल को स्ट्रेंथन होने की जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जो कुछ आप एक्सपोर्ट करते हैं उससे बड़े सवाल उठे पार्लियामेंट में भी, कमेटीज में भी, सर्टन टाइम तक कुछ सर्टन अमाउंट जो आप एक्सपोर्ट के जरिए से हासिल करते हैं आप बाहर रख सकते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, कुछ आपके अपने मिल ओनर्स की कंपनीज हैं जो उस प्रोडक्ट को वो बाय करती हैं फिर आगे सेल करती हैं, और जो एक्चुअल रिसीप्ट है वो पाकिस्तान को नहीं आती और वो बाहर पार की जाती हैं, और काफ़ी बाहर आपके मिल ओनर्स ने वहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाई हैं, वहाँ डिफरेंट बिजनेसेस की, और ये पैसा जो ऑब्जेक्टिव था सब्सिडाइज, पास्ट में गैस मिलती रही कैप्टिव को भी, और भी बड़े इंसेंटिव थे, लेकिन उस टाइम के अंदर वो पैसा अगरचे के यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ती रही, लेकिन वो जो ट्रू स्पिरिट के अंदर मुल्क की मौशियत को फ़ायदा मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसमें किस हद तक सदाकत है? सर मेरा ख्याल है ये एक अनपॉपुलर मफरूज़ा ज़्यादा है, उसकी वजह है कि यहाँ कायदे कवानीन सारे मौजूद हैं। मैं एज एन एक्सपोर्टर एक चीज़ एक्सपोर्ट करूँ एंड उसकी मुझे अगर जो भी मेरी डिक्लेयर्ड एक्सपोर्ट वैल्यू है, चाहे मैंने वो कंपनी ए को किया, कंपनी बी को किया, अगर मैंने $50,000 का सामान यहाँ से एक्सपोर्ट किया तो स्टेट बैंक मॉनिटर करता है कि वो 180 दिन के अंदर पैसे मुझे आने चाहिए, स्टेट बैंक में पैसे उतरने चाहिए। अगर वो स्टेट बैंक में पैसे नहीं उतरते तो 182 दिन पे या 185 डे 5th डे पे वो नोटिस ऑटोमेटिकली आ जाता है स्टेट बैंक से। कई ऐसे जेन्युइन केसेस हुए हैं जहां हमारा क्लाइंट बाहर बैंकरप्ट हुआ है एंड वो पैसे नहीं आए, या कोई क्लाइंट लिटिगेशन में चला गया फॉरेन क्लाइंट, तो वो पैसे डिले हुए तो हमें स्टेट बैंक को फेस करना पड़ता है एंड स्टेट बैंक के अलावा और भी इदारों को फेस करना पड़ता है। तो लिहाजा ये एक अनपॉपुलर मफरूज़ा है। एक्चुअल जो फसाद की जड़ है वो है यहाँ से अनचेक्ड फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जो हुंडी, हवाला, बदला, इसके थ्रू पैसा दुबई जा रहा है, कनाडा जाता है, पोर्चुगल जाता है, वो कोई आपका चेक इन बैलेंस नहीं है। एंड उसकी फसाद की जड़ ये है कि इस साल आपकी मैशत को बचाने में ओवरसीज रेमिटेंस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपकी $2 बिलियन से एक्सपोर्ट बढ़ी, लेकिन चूंकि कोई इदारे सो रहे थे तो वो कुछ 4.5 पौने 5 बिलियन डॉलर से इम्पोर्ट बढ़ गई, तो एक्सपोर्ट का गेन आपने 0/0 कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि आप इम्पोर्ट कोई चेक नहीं कर रहा था कि उसमें 13,000 गाड़ियां आईफोन की वैल्यू पे आ गई। सोलर पैनल्स का मेरे ख्याल है 2-3 बड़े स्कैम आए कि वो अंडर इनवॉइस होके आ गया या ओवर इनवॉइस होके आ गया। क्या हुआ है, मतलब ये चीज़ें तो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए ना, उधर सोते रहे। सिर्फ आपको जिस चीज़ ने बचाया है कि $30 बिलियन की रेमिटेंस 38 पे आ गई। अब होता क्या है कि ये पैसा तो गवर्नमेंट की कोई कारकर्दगी तो ना हुई, ये पैसा यूज होता है रीपेमेंट में, प्लस जहां आपकी रीपेमेंट में यूज होता है, टी बिल्स की रिटायरमेंट में यूज होता है, जहां आपका कैपिटल आपका रीपेमेंट के लिए डॉलर शॉर्ट होता है, वही फिर स्टेट बैंक या फाइनेंस लोकल मार्केट में आती है, मनी चेंजरों से डॉलर उठाती है, इसलिए आपको मार्केट में जो है कि डॉलर मिलता नहीं है, डॉलर शॉर्ट है। ठीक है, अब जब डॉलर नहीं मिलता, डॉलर शॉर्ट है, जिन लोगों से आप डॉलर उठा रहे हैं फिर आप उनके काने हो गया ना, फिर वो खुली हुंडी वाला बदला करें। अब इसी गवर्नमेंट के एक साहब एक मौजूदा वजीर ने कहा ना कि 3,000 ब्यूरोक्रेट्स ने पोर्चुगल की ले लिया सिटीजनशिप। मैं उस रेजिडेंसी में उस बहस में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन ये जो मफरूज़ा है एंड में फिर आप जो कमाऊ पोता है सारा मलबा उस पर निकालना है, तो इसमें कोई इतनी सदाकत नहीं। अच्छा सर, कमाऊ पोत की एक और जो मुश्किल है वो बताएं हमें कि जो इस वक्त आपके जो GST के जो रिफंड्स जो है फंसे हुए हैं FBR में, वो कितनी मालियत के हैं, और उससे आपकी जो कैपिटल वर्किंग है या जो आपका जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वो कितना बढ़ चुका हुआ है? सर FBR ने एक सिस्टम लाई फास्टर के नाम से, जिसमें 7 के 7 विदिन 10 to 15 डेज रिफंड्स प्रोसेस होने चाहिए थे। एक तो उसमें ताख़ीर आ रही है, फिर जो मैनुअल रिफंड्स हैं वो तो सर लोगों के 1.5-2 साल से फंसे हुए हैं। एंड पुराने मालियत कितने, यानी कितने अरब रुपए के जो है रिफंड्स फंसे हुए हैं आप लोगों के? सर मेरा ख्याल है कम से कम 100 अरब प्लस फंसे हुए हैं। अगर ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में, खाली एक में नहीं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में। अगर ये आ जाए बिजनेस एक्टिविटीज में आ जाए तो मैं समझता हूँ कितना एक्सेलरेशन हो जाएगी बिजनेस एक्टिविटीज में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहिया जो है वो चलना शुरू हो जाएगा।
सर हम तो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप हमें अगर सस्ती बिजली नहीं दे सकते, शरह सूद नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि शरह महंगाई बहुत नीचे आ गई है। गवर्नमेंट के आज़ाद शुमार के मुताबिक 5% या बिलो पे है। एंड आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटियों में आपने पढ़ा होगा 2 से 3% का फ़र्क होता है रियल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इन्फ्लेशन रेट। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 100% का फ़र्क है, तो इस पे कारोबार नहीं चल सकते। इसलिए आप देख रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एंड जैसे आपने राइटली कहा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है इस मुल्क में। जब तक आप शरह सूद एंड शरह महंगाई में 2-3% का फ़र्क नहीं रखेंगे, बिजली नीचे नहीं लाएंगे, आप इस तरह चीज़ों को नहीं चला सकते। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे, समझे। आपने अपनी टैक्स कलेक्शन तो 8 ट्रिलियन से 12.3 ट्रिलियन पे ले गए। अगले साल का टारगेट आपको IMF ने 14.3 ट्रिलियन का दिया। एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आपकी ज़राअत -3 से -30% है। ये मैं नहीं कह रहा, बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया जो हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिश किया है, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -3.5% और आपकी 5 बड़ी फसलें -3 से -30%। वो भी हम इंपोर्ट करेंगे, गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, चीनी भी इंपोर्ट करेंगे। बल्कि अब हमें खतरा ये है, कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें खतरा ये है कि अभी गवर्नमेंट शुगर इंडस्ट्री की डीरेगुलेशन पे जा रही है। आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डीरेगुलेशन में शायद गवर्नमेंट 15-20 शुगर मिलों के लाइसेंस ऑक्शन करे। हमें ऑलरेडी हमारा जो रकबा कपास में जाता है, हमने अपनी आंखों से लूज होते हुए देखा है। इनटू गन्ना जिम्मेदार का पूरा हक है कि वो पैसे कमाए, लेकिन आपने एक नेशनल सोच रखनी है कि चीनी इज वाइट पॉइजन, कॉटन इज वाइट गोल्ड, एंड आपकी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो कॉटन बेस्ड है। तो ये भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। लास्ट मुख्तसर का क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, कौन से ऐसे 3 इक़दामात वफाकी हुकूमत करे, A ब्लॉक या R ब्लॉक करे, जिसके नतीजे में जो आपकी एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है 30 अरब डॉलर तक चला जाए? सर इसमें क्यू ब्लॉक को भी बीच में ले आए, क्योंकि फाइनेंस डिवीजन IMF वहीं बैठी हुई है। नंबर 1 इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म में इसको 9% पे लाया जाए, एंड लॉन्ग टर्म में इसे 6 से 7 पे लाया जाए। आप देखें मुल्क चल पड़ेगा। नंबर 2 आपके यहाँ 43,000 मेगावाट लगा हुआ, 17,000 और आ रहा है। आपने ये देख लिया ग्राफ पे कि आप महंगी करते गए, कंजम्पशन आपकी गिरती गई। अब आपको उस ग्राफ को उल्टा करना है, आपको बिजली सस्ती करनी है ताकि कंजम्पशन बढ़े, वरना आपके पास एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने अपने गैस सेक्टर को भी दांव पे लगा दिया। आप रेडी हैं कि आपका गैस सेक्टर डूब जाए एज लॉन्ग एज आपका ये ग्रिड बच जाए। ये ग्रिड आप नहीं बचा सकेंगे अगर आप बिजली की कीमत को नहीं चलाएंगे। नंबर 1 इंटरेस्ट रेट नीचे लाया जाए। नंबर 2 बिजली नीचे लाई जाए। नंबर 3 आप इंसेंटिवाइज करें इस मुल्क में सनतकारी को। इंसेंटिवाइज करने के लिए आप अपने बिजनेसमैन को एंड इंटरनेशनल बिजनेसमैन को इंसेंटिवाइज करें, टैक्स ब्रेक्स दें, टैक्स हॉलीडेज दें। ये सब मुल्कों में होता है, बांग्लादेश में है, वियतनाम में है। अगर आपने सनतकारी करनी है तो आपको ये करना है, खुदारा आप ये अपनी नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों से निकलें एंड ये इंसेंटिवाइज करें सनतकारी को। अगर आप में सलाहियत नहीं है तो आप बांग्लादेश एंड वियतनाम को फॉलो कर लें। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी आपने सजेशन दी। कामरान शाह साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम तवक्को करते हैं कि ऐसे मौके के ऊपर जब फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी भरपूर एफर्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान को मौशी लिहाज से मुस्तहकम करने के हवाले से, आलमी सतह पर भी उनका एतराफ़ किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की टीम भी एफर्ट कर रही है। लेकिन जो कामरान अरशद साहब ने जिन इशूज़ को हाईलाइट किया है और बिलखुसूस जो तजवीज़ दी है, अगर इन तजवीज़ से मुल्क आगे बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर बढ़ सकता है, तो कौन है जिसके रास्ते में रुकावट खड़ी करता है? उन रुकावटों को दूर करने की अशद ज़रूरत है। इसी में ही पाकिस्तान की मौशी तरक्की, इसी के अंदर पाकिस्तान का पायदार खुशहाली इसी में ही पिना है। अज़ीज़, आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।